अब मैं आपको थोड़ा सा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके के टैक्सेस आपके ऊपर लग रहे हैं इस समय। तो जो मैं आपने स्ट्रक्चर समझा तो स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा सा टैक्सेशन स्ट्रक्चर समझिए कि किस तरीके का टैक्सेशन स्ट्रक्चर चलता है। तो इंडिया के टैक्सेशन में एक मेजर फेडरल टैक्सेस जो हमारे हैं वो हैं, और कुछ स्टेट टैक्सेस है। स्टेट क्या हो रहा है आपको पता है, इंडिया में दो तरीके का स्ट्रक्चर है कि अगर आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक आपके पास में होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ चीजें आपको पता होगा कि ऐसी होती हैं जो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हैंडल करता है। सपोज अगर आपके जो स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे ना स्टेट गवर्नमेंट के रूप में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि जैसे आपकी देश की रेलवे है, आर्मी है, ये बड़ी बड़ी चीजें जो हैं ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती हैं। तो दोनों ही लोगों को ना पैसे की जरूरत होती है। तो अगर हम और आप काम करते हैं तो क्या हम यूपी में रहते हैं तो यूपी के सारे लोग ना यूपी गवर्नमेंट को पैसा देंगे। आप महाराष्ट्र में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सारा पैसा महाराष्ट्र को दे दें। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यूपी ना इंडिया के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ना कुछ तो रोल होना चाहिए। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया कि अगर मैं टैक्स देता हूं तो हमारे दिए हुए टैक्स में से कुछ ऐसा पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, कुछ पैसा ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा। तो जो फेडरल टैक्सेस है वो कह रहा है, इनकम टैक्स जो हम और आप पे करते हैं वो पूरा इनकम टैक्स जाता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी का जो टैक्स होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कस्टम भी वहीं जाता है, और आईजीएसटी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को क्या मिलता है, जो भी हम जीएसटी में एसजीएसटी देते हैं और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देते हैं, वो सारा ही जो अमाउंट है वो स्टेट के पास में जाता है। तो ये कुछ बाइफिकेशन था, इसमें पैसा कहाँ जा रहा है वो आप ध्यान से समझ सकते हैं। अभी हम लोग अगर बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारी और आपकी इनकम के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं तो होगा क्या कि 10 लाख रुपए अगर आपने कमा लिए हैं तो वो 10 लाख रुपए के ऊपर जो आपने पैसा लगाया वो सारा पैसा जो है आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है। इंडिविजुअल टैक्स जो कि एक और हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल पे लगाए जाते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं वो कंपनीज के ऊपर लगाए जाते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ओपीसी, एलएलपी, इस तरीके के जो अलग तमाम स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे रेट मैंने आपको बताया 30% का रहता है, और जो नई कंपनीज बनी है यहाँ पे कुछ डिस्काउंटेड रेट्स दे रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारे देश में कंपनी लगाएं। तो इसीलिए अभी ना थोड़ा सा टैक्स स्ट्रक्चर का जो रेट है उसको कम किया गया। 30% यहाँ पे था, यहाँ पे 22% तक, 25% ये तरीके के रेट्स हैं, और डिपेंड करता है आपने बिजनेस कहाँ पे लगाया, कब स्टार्ट किया वो होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्सेस जो डायरेक्टली हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, उसमें जीएसटी टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये तमाम तरीके के टैक्सेस हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली तो पे नहीं कर रहे हैं, बट हमारी और आपकी जेब से जा जरूर रहा है। चलिए आगे हम लोग अब बात करेंगे रेट्स की, कि कितने टैक्स स्ट्रक्चर में कौन सा रेट हम और आप दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट है वो 50 से 40% है, और कुछ ना कुछ वेरिएशन यहाँ पे होता रहता है, मतलब मैक्सिमम आप 40% तक का टैक्स देते हैं। जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग रेट्स होते हैं, 0, 5, 12, 18, 28। मैक्सिमम जो रेट है वो इस समय 28 का है। इनकम टैक्स जो 0 से 30% का है, मैक्सिमम 30% का आता है। मैट का जो रेट आता है वो 15% है। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म 15%, लॉन्ग टर्म में 10 और 20% का आता है। 10% जो है ये शेयर्स के लिए है, 20% जो प्रॉपर्टी के लिए। तो 40% और 10-20 का रेट यहाँ पे भी आता है। क्रिप्टो करेंसी का टैक्स आया है 30% का, और विद होल्डिंग टैक्स जो होता है जब पैसा आप देश से बाहर बेचते हैं तो उस केस में आपको 10% जो टैक्सेशन का पेमेंट है वो करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज लिमिट ऑन द टैक्स इनकम अर्न्ड बाय द कंपनीज वेरिंग बिटवीन 20 to 40%। जैसे मैंने आपको बताया इसी के बीच में डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस स्टेट में बनी है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके बेसिस पे आपको 15%, 40%, 20% इसके बीच में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो टैक्स देने पड़ेंगे। ऑल इनकम अर्न बाय द वे ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज टैक्स अंडर कॉर्पोरेट टैक्स लॉज। जो इनकम टैक्स मैंने आपको बताया ना, अगर कोई कंपनी भी बनी है तो इनकम टैक्स पेमेंट करती है, तो ये जो अमाउंट है हमारा, ये अमाउंट हमारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सारा अमाउंट ले लेती है, बट यही कंपनी अगर जीएसटी पेमेंट करती है तो यहाँ पे जो अमाउंट, अगर उसने 100 रुपए का जीएसटी पे किया है तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 50 रुपए हमारा सेंट्रल के पास में जाएगा और 50 रुपए हमारा स्टेट के पास में। तो यहाँ पे जो जीएसटी का अमाउंट है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन था वो आप सभी को पता होगा, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। इसके अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेट होते हैं 5% के, 12%, 18 और मैक्सिमम 28% रेट। जैसे सीमेंट और लग्जरी कार्स जो होती हैं उसके ऊपर आज के डेट में 28% जीएसटी लगाया जा रहा है।
जीएसटी जो है सिंगल वैल्यू एडेड टैक्स है। अब इसको लाया भी इसीलिए गया था क्योंकि इससे पहले हमारे देश में क्या चलता था, सर्विस टैक्स चल रहा था, वैट चल रहा था, एक्साइज, कस्टम, अलग अलग टैक्सेस थे। तो वो सारे ही चीजों को हटा के हमने जीएसटी एप्लीकेबल करा दिया। अब हम लोग जीएसटी के अगर कंपोनेंट की बात करें तो जीएसटी अगर हमारे देश में आया है तो इसमें क्या हो रहा है, तीन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स आए थे, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो होता क्या है, सीजीएसटी मैंने आपको बताया कि 100 रुपए का अगर आपने कहीं जीएसटी पेमेंट किया है तो 100 रुपए को हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो ये 100 रुपए जब डिवाइड बाय 2 होता है तो इसमें से सीजीएसटी का अमाउंट निकल आता है 50 रुपए का, और जो 50 रुपए है ये हमारा एसजीएसटी हो गया, मीन्स ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, ये स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी की बात अगर हम करें तो जब 100 रुपए हम देते हैं और अगर हम यूपी में बैठे हैं और कोई सामान हम दिल्ली में सप्लाई कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि दिल्ली वाले का जीएसटी तो हमारे पास में नंबर आ गया, बट हो क्या रहा है, यूपी में बैठ के अगर हम सीजीएसटी जमा करेंगे तो पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास में जाएगा और हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हम यूपी में बैठ के ना दिल्ली की गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर पाए। तो होता क्या है, यहाँ पे ना एक आईजीएसटी का नियम एप्लीकेबल होता है, वो ये बोलता है कि अगर आप चाहते हैं इसको पेमेंट करना तो आप ना आईजीएसटी हेड के अंदर पेमेंट करेंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगा कि उसमें से कितना अमाउंट जो है वो दिल्ली को जाना है और कितना यूपी को जाना है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ये किया जाता है कि जीएसटी जो हमारा है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मींस जहां पे जो आपका सामान है उसका कंजम्पशन होता है, आप टैक्सेशन का सेम पेमेंट वहीं पे लिया जाएगा। मींस अगर आपने कोई सामान लिया और आपका सामान दिल्ली में कंज्यूम हो रहा है तो हो सकता है कि जो अमाउंट है वो आपने चार्ज तो यहाँ किया, बट दिल्ली जो गवर्नमेंट होगी उसी को इस अमाउंट का सारा पैसा मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉस के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है, कस्टम ड्यूटी जो हमारे देश में होती है, आपको पता है कि कोई भी सामान अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट पे हम कस्टम ड्यूटी देते हैं। एक्सपोर्ट जब भी हम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के केस में हमको कोई भी टैक्स नहीं देना, और यहाँ पे अगर आपने कोई भी जीएसटी पे किया है तो वो जीएसटी आपको रिफंड हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में हमको कोई टैक्स नहीं देना, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो इंडिया में क्या होता है, एचएसएन कोड की क्लासिफिकेशन फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्ज और आईजीएसटी देते हैं। हो क्या रहा है कि जब भी आपको पता होगा कि अगर हम जीएसटी रिजीम में आ गए हैं तो कस्टम में क्या हो रहा है कि जीएसटी रिजीम में आने के बाद में अगर हमने कोई भी चीज इंपोर्ट करी है तो हम आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के साथ साथ में जो अमाउंट उसका है वो यहाँ से दिया जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे विद होल्डिंग टैक्स इन इंडिया। यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी एनआरआई को कोई पेमेंट किया जा रहा है या एनआरआई के द्वारा में कोई भी टैक्सेस का पेमेंट होना है तो उसको हम लोग विद होल्डिंग टैक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी इनकम पे ना आपने बाहर कोई टैक्स दे दिया और इंडिया में उस इनकम को लेके आते हैं या तो उस इनकम पे आपको दोबारा से टैक्स देना है। यहाँ पे आपको दो कंट्रीज के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, उसको ध्यान से समझना है। अगर आपको पता है कि वो एग्रीमेंट में आपको ये बोला गया है कि यूएस की टैक्सेबल इनकम इंडिया में अगर आप लाते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, तो उस प्रोविजन को आप फॉलो करेंगे। एनआरआईज को किस किस इनकम पे टैक्स देना होता है, सैलरी पेड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आपने इंडिया में कोई सर्विस दी है तो उसके ऊपर, कोई भी इंटरेस्ट रॉयल्टी आपने अर्न करी है या कोई भी बिजनेस जो आप इंडिया में करते हैं, इन सारी ही इनकम के ऊपर जो एनआरआईज हैं उनको विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो इंडिया में देना पड़ता है। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको जल्दी से बताऊंगा कि अभी करंट में स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग ओल्ड रिजीम के बारे में बात करें तो हो क्या रहा है कि ओल्ड रिजीम में आप सभी को पता होगा कि हमारा जो था वो 5 लाख तक एग्जम्पशन आ रही थी, बट ये न्यू रिजीम जो हमारी आई थी बजट 2024 में, इसमें बोला गया कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 लाख तक जो रेट है वो सिर्फ 5% का रखा गया है। अभी इसको हम लोगों ने 7 लाख को बढ़ा दिया, जो मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग 7 लाख तक भी कर सकते हैं। 6 से 9 लाख के बीच में 10% का रेट था, 9 से 12 के बीच में 15, 12 से 15 के बीच में 20% देना है, और जो 15 लाख की इनकम है उसके ऊपर ही आपको 30% टैक्स लगेगा। दोस्तों पहले आपको पता होगा कि 10 लाख रुपए से ऊपर का जो इनकम होती थी उसके ऊपर 30% टैक्स लगता था, बट जो अमेंडमेंट आया है उसके बाद 10 लाख का जो नियम है उसको बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया, और अब 15 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर ही आपको 30% का रेट देना है। चलिए अब जो है आप चेंजेस समझिए कि जो न्यू रिजीम में चेंजेस आए हैं वो चेंजेस क्या क्या थे। पहला जो हमारा स्लैब था उसमें 0 से 2.5 लाख तक कोई नहीं था, अभी क्या हो गया 0 से इस लिमिट को बढ़ा के 3 लाख तक कर दिया है। 5% जो था वो 2.5 से 5 लाख लगता था, अब ये 3 से 6 लाख के बीच में लगेगा। 10% टैक्स लगता था 5 से 7.5 लाख में, अभी ये 6 से 9 के बीच में 10% लगेगा। 7.5 से 10 लाख के बीच में आपका जो 15% लग रहा था वो अभी 9 से 12 लाख की इनकम में लग रहा है। 20% जो रेट आपको देते थे 10 से 12.5 लाख पे, वो अभी आप 12 से 15 में देंगे।
25% का जो रेट है ये आपका न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि पहले 25% का कोई रेट नहीं हुआ करता था, 20 के बाद में 30% देते थे, बट अभी 12.5 से 15 तक आप 25 देंगे और 15 के ऊपर ही आपको 30% देना है। और पहले के केस में भी ये रेट सेम था, बट 25% का जो एडिशनल रेट है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे और आपके यूजर्स हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में 2.5 लाख तक कोई भी टैक्सेशन नहीं है, उसके बाद 5 लाख तक 5% है, 10 लाख तक 20% है और 10 से ऊपर आपको 30% देना है। इसके ऊपर आपको सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी लगती है। आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आपको सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑडिट एंड कंप्लायंसेस की, कि होता क्या है कि अगर आपने एक बिजनेस बनाया हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऑडिट के नजरिए से ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप किसी बिजनेस पर्टिकुलर फॉर्म में कर रहे हैं तो क्या उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट हमारी ऑडिट की भी है। तो देखिए जो हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है वो ये बोलता है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रहे हैं तो आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और उसके बाद में इनकम टैक्स के अंदर ही ऑडिट कराना है। अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स के तहत ऑडिट तो कराना ही कराना है, और ये ऑडिट भी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी जो होती है वो लिमिट के ऊपर ही आती है। पर्टिकुलर अगर आपने 1 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया तो आपको ऑडिट कराना है। अगर आपने एक एलएलपी बना रखी है तो एलएलपी एक्ट के तहत आपको ऑडिट कराना है, बट अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो यही सेम ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट वाला भी आपको जरूर कराना है। अगर मैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करूं तो देखिए इसमें से तीनों में भी अगर दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हमारी आ रही हैं तो यहाँ पे जो आपको ना कंपनीज का ऑडिट बोला गया ये तो कराना है, प्लस एक आईटी एक्ट का जो ऑडिट है वो भी कराना है अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है, क्योंकि ये ऑडिट जो है ये आपका एमसीए में जाएगा और इनकम टैक्स की रिपोर्ट जो होगी ये आपको इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर डालनी है, क्योंकि ई फाइल कराएंगे तो उसके हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट ऑफिस की बात करूं तो जिस भी कैटेगरी के तहत आप बिजनेस कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिस चला रहे हैं, आपको उसका ऑडिट जरूर कराना है। तो चलिए हम लोग लास्ट में बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स इन इंडिया। ऑडिट किस किस तरीके के हो सकते हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया। अगर पर्टिकुलर किसी एक्ट के तहत आप करा रहे हैं तो वो आपके सारे स्टैच्यूटरी ऑडिट हो जाते हैं। इंटरनल ऑडिट जो होते हैं, अगर आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। सेक्रेटेरियल ऑडिट जो होते हैं ये ऑडिट डिफाइन करता है हमारा एमसीए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और कंपनीज एक्ट 2013 के जो गाइडलाइन है उसके तहत आप कराते हैं। और यहाँ पे ना आपको ऑडिट्स करा के वो रिपोर्ट्स वापस एमसीए को ही सेंड करनी है। कॉस्ट ऑडिट की अगर हम लोग बात करें तो कॉस्ट ऑडिट जो होता है ये पर्टिकुलर कंपनी का टर्नओवर जब एक लिमिट के बाद स्पेसिफाई हो जाता है तो उसको अपने सारे कॉस्ट का एक ऑडिट कराना है और रिपोर्ट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एजेंसीज को देनी है।